Yes. So today we are going to start first of all with the introduction of accountancy. हमारा जो सीए फाउंडेशन का जो अकाउंट्स का पेपर होता है हम उसके इंट्रोडक्शन के साथ में स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आप अगर सीए का कोर्स कर रहे हैं, सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपको पहले तो सीए का मतलब ही समझना पड़ेगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होता क्या है, और फिर आपको यह समझ में आएगा कि इस पेपर का क्या इंपॉर्टेंस है अपने लिए, और फिर हमको इसको पढ़ना कैसे करके और बाकी चीजें। तो स्टूडेंट आप अगर सीए का कोर्स कर रहे हैं मतलब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, तो चार्टर्ड मतलब होता है रॉयल, और अकाउंटेंट तो मतलब खुद ही में अकाउंटेंट अपने आप में दिखा रहा है कि जो अकाउंट्स करता हो, राइट। तो आप एक रॉयल अकाउंटेंट है, आप एक राजा अकाउंटेंट है, आपसे बड़ा इस देश में कोई अकाउंटेंट नहीं होगा। फ्यूचर में जब आप सीए बन जाएंगे तो आपसे बड़ा इस देश के अंदर में कोई अकाउंटेंट नहीं होगा, आपसे बड़ा कोई अकाउंटेंट किसी को भी नहीं माना जाएगा। तो जब आपसे बड़ा किसी को अकाउंटेंट नहीं माना जाएगा तो आपके लिए भी जरूरी है कि आपकी जो कमांड होनी चाहिए इस अकाउंट्स के पेपर पर वो बाकी किसी भी और से ज्यादा होनी चाहिए। मैं पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, मगर मैं किसी भी और इन जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूं कि उनकी जो समझ होती है अकाउंट्स की और जो आपकी समझ है अकाउंट्स की, उसमें अंतर होगा। आप जितना समझेंगे अकाउंट्स को, आप जिस तरीके से अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे वो एक अलग है एज कंपेयर टू अदर्स। यस, ऑब्वियसली अगर आपने सीए का पेपर लिया है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूं, या सबसे अधिक स्कोर भी जिस पेपर में आता है वो आपके अकाउंट्स के पेपर में आता है। जैसे मेरे साथ में ये हुआ था कि मेरा फाउंडेशन हो, चाहे इंटर लेवल हो, चाहे फाइनल लेवल हो, तीनों ही लेवल पर जो मेरा सबसे ज्यादा नंबर स्कोर आया था वो अकाउंट्स के ही पेपर में आया था। तो आप लोग भी अगर सीए बनने का एक ड्रीम पाल रखे हैं तो ये जरूरी है कि अकाउंट्स का पेपर अब बहुत बढ़िया से तैयार करिए। ये नहीं कहता कि पूरा टाइम आपको अकाउंट्स के पेपर में देना है, अपने लोग डिस्कस करेंगे अपने को कितना टाइम देना है, क्या करना है, कैसे करके पढ़ाई करना है कि हम अकाउंट्स के पेपर में अपना मतलब वर्चस्व बना पाए। बट ये है कि अकाउंट्स के पेपर को उस जुनून के साथ में तो जरूर से करना है कि जिससे अपना इस पेपर में सबसे ज्यादा नंबर आ जाए, राइट। तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना रिगार्डिंग योर पेपर पैटर्न, एंड देन व्हाट विल बी योर सिलेबस, एंड देन आपको कैसे पढ़ना है, क्या चीजों को पढ़ना है, क्या चीजों पर आपका फोकस होना चाहिए, एंड देन कितना टाइम आपको डिवोट करना है, राइट। तो सबसे पहले हम इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात करूं आपके अकाउंट्स के पेपर के रिगार्डिंग, तो आपका इनफैक्ट सीए के अंदर में जितने भी हमारे पेपर्स होते हैं उसके अंदर में क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान समझिएगा। आपके 100 मार्क्स का जो पेपर होता है, इस 100 मार्क्स का पेपर आपका फाउंडेशन में हालांकि 4 पेपर्स जो हैं जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ और मैथमेटिक्स, उसमें से अकाउंट्स और लॉ आपके सब्जेक्टिव पेपर्स हैं, और इकोनॉमिक्स और आपका मैथमेटिक्स आप जिसमें स्टैट्स भी आ गया और भी पोर्शन आ गया, लॉजिकल रीजनिंग भी आ गया, ये दोनों पेपर आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। तो अकाउंट्स का पेपर तुम्हारा कैसा है, सब्जेक्टिव बेस्ड है। अच्छा, सीए के अंदर में जितने भी सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होते हैं उनका देखिए पेपर पैटर्न कैसा होता है। 100 मार्क्स का जो पेपर होता है उसके अंदर में टोटल आपसे 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चंस? 7, जिसके अंदर में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का होता है, और जो कि आपके लिए कंपल्सरी होता है, मतलब ये आपको अपीयर करना ही करना है। बाकी जो रिमेनिंग आपके 6 क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको अटेम्प्ट करना है एनी 5 क्वेश्चंस, राइट। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो आप अगर जो मतलब 7 क्वेश्चन में 7 में से एक तो 20 नंबर का आपका कंपल्सरी हो गया, बाकी के जो रिमेनिंग 6 क्वेश्चन है उसको आपको अटेम्प्ट करना है एनी 5। अच्छा, जो बाकी के जो आपके
जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट यस। सो 5, सो ये जो बाकी के जो हमारे जो हमको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ये एवरी क्वेश्चन जो रिमेनिंग 6 क्वेश्चन होते हैं, ये एवरी क्वेश्चन या ईच क्वेश्चन, यू कैन से ईच क्वेश्चन इज ऑफ 16 मार्क्स। कितने मार्क्स का हो गया? 16 मार्क्स। तो अगर आप लोग देखोगे तो आपका पहला क्वेश्चन 20 नंबर का, और जो बाकी बचे हुए 6 क्वेश्चन है वो आपके हो गए 16 मार्क्स के। तो ये 20 और ये 16, 96, टोटल हो गया 116। आपको 116 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मगर आपको अपीयर कितना करना है? पहला इंटू 20, 20, 5 इंटू 16, 80, टोटल कितना? 100। ये आपको अटेम्प्ट करना है, राइट। एक क्वेश्चन आपका ऑब्वियसली आपको चॉइस में आएगा, मतलब इस 6 में से आपसे कहा जाएगा 6 में से अटेम्प्ट एनी 5, राइट। तो ये हमारा पेपर का पैटर्न होगा। अब जो पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं आपके। जो पहला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1 होता है स्टूडेंट्स, ये तो आपसे नॉर्मली आपसे 4 नंबर का 5 पूछ लिया जाएगा, 4 मार्क्स का 5 पूछ लिया जाएगा। ऐसा भी आपसे कर सकता है कि आपसे 10 का 2 पूछ लिया जाए, ऐसा भी कर सकता है कि 8 का 2 पूछ लिया और 4 का 1 पूछ लिया, राइट। इंस्टीट्यूट नॉर्मली इसी वाले पैटर्न पे जाता है, राइट। बट और भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इंस्टीट्यूट बना सकता है, राइट। जो बाकी के जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो 16 मार्क्स के हैं। ये 16 मार्क्स में एक क्वेश्चन हो सकता है आपका पूरा का पूरा 16 मार्क्स का भी आ जाए, एक पूरा फुल फ्लेजेड बड़ा क्वेश्चन आ जाए जो कि आपका कितने नंबर का है? 16 मार्क्स का है, राइट। अच्छा, दूसरे बाकी के जो कि क्वेश्चन है आपके, वो जैसे 8 इंटू 2 ये भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग, या 4 इंटू 4 भी हो सकता है आपका। तो स्टूडेंट्स ये अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकता है, मगर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपके 16 मार्क्स के भी आ सकते हैं। 20 नंबर का कोई एक सवाल आपसे अकाउंट्स के पेपर में नहीं पूछता, राइट। तो ये हमारा जो है पेपर का पैटर्न हमारा रहता है, राइट। अब इसके अंदर में एक सवाल मेरे से स्टूडेंट्स और पूछते हैं, सर क्या अकाउंट्स है तो ये तो प्योरली अपना प्रैक्टिकल पेपर होगा। यस, ऑब्वियस सी बात है, अपना प्रैक्टिकल पेपर है, बट इसमें आपसे थ्योरी भी पूछ लेता है। थ्योरी का इनफैक्ट एक चैप्टर भी अभी मैं आप लोगों को सिलेबस बताऊंगा, थ्योरी का एक चैप्टर भी है। थ्योरी भी आपसे मान के चलो कि 10 से 20 मार्क्स का थ्योरी भी आपसे पूछ लेता है। कितना? 10 से 20 मार्क्स। तो अगर आप एक अकाउंट्स के पेपर को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपसे 10 से 20 मार्क्स का थ्योरी भी पूछ लेता है, तो वो थ्योरी भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। अब हम आते हैं हमारा अकाउंट्स का पेपर पैटर्न, हमने जान लिया कि हमारा पेपर पैटर्न कैसा आता है। अब हम आते हैं अकाउंट्स का हमारा सिलेबस कैसा रहेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारा अकाउंट्स का जो सिलेबस रहेगा, इसके अंदर में अलग अलग चैप्टर्स जो हैं, जैसे चैप्टर 1, और ध्यान सुनिएगा, चैप्टर 1 इसके अंदर में हमारा प्योरली थ्योरी है। ये मोटा मोटी वही थ्योरी है जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ा था, राइट। मतलब आप कह सकते हो कि इस थ्योरी के अंदर में आपका 80 से 90% पार्ट तक, मान लो इसमें अलग अलग यूनिट्स इस चैप्टर के अंदर में, एक आध दो यूनिट ऐसे होंगे, ऐसे 9 यूनिट है, एक आध दो यूनिट ऐसे होंगे जो कि चैप्टर आपने क्लास 11th में नहीं पढ़ा होगा, बाकी सब कुछ आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, वही सब कुछ है आपका, राइट। चैप्टर 2 के अंदर में आप अगेन अपना 11th का बेसिक्स पढ़ते हैं, जैसे जर्नल हो गया, लेजर हो गया, आपका ट्रायल बैलेंस हो गया, आपका सब्सिडरी बुक्स हो गया, आपका कैश बुक हो गया, आपका एक चैप्टर आ गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बात समझ रहे कि नहीं? ये चैप्टर्स आ गए, ये सब कुछ आपने 11th में पढ़ा हुआ है, जिसमें से जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, ये सब तो बेहद ही इजी चैप्टर्स हैं।
एक मोटा मोटी अपने लोग बात करें तो सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर्स में से एक आ जाता है अपना कौन सा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मगर ये भी आप पूरा का पूरा चीज, पूरा का पूरा कंटेंट ये भी आप कहां पर पढ़े हुए हैं, 11th में। ये भी 11th का कंटेंट है, राइट। अच्छा, ये 11th का कंटेंट होने का मतलब ये नहीं कि 11th का लेवल चलेगा, ऑब्वियसली आप लोग सीए कर रहे हैं, बट यस कंसेप्ट तो कौन सा है, 11th का है, राइट। फिर आपका चैप्टर 3 की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो इसमें आपके 11th का एक और फेवरेट चैप्टर BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आता है, ये भी 11th का। एक चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 4 है, ये आपका चैप्टर नंबर 4 इन्वेंट्रीज है, जो कि आपने ना ही 11th में पढ़ा हुआ है, ना ही दोनों में कभी नहीं पढ़ा आपने। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें चैप्टर 5 आपका जो कि रहता है, ये हम इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से बता रहे, अपने लोग ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे, मगर ये सीक्वेंस में आपका होता है, राइट। फिर आपका जो चैप्टर नंबर 5 आता है स्टूडेंट्स, वो कौन सा चैप्टर आता है आपका, वो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अगेन हमारा कौन सा रहता है, 11th का। आपने 11th में पढ़ा हुआ है, मगर मैं आप लोग को बता दूं जो आपने 11th में पढ़ा है उससे बहुत एडवांस लेवल का चीज है, डिफरेंट लेवल की चीज है, अपने लोग यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ते हैं, राइट। फिर चैप्टर 6 में बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे यूनिट्स हैं इसके अंदर में। तो चैप्टर 6 अपने आप में आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फिर आपका सेल ऑफ गुड्स, फिर आपका कंसाइनमेंट, फिर आपका एवरेज ड्यू डेट, फिर आपका अकाउंट करंट, राइट। इसमें से आपने बिल ऑफ एक्सचेंज तो एक 11th में पढ़ा हुआ होता है, ये सारे के सारे आपके न्यू चैप्टर्स होते हैं, राइट। अच्छा, चैप्टर 7 आपका जो होता है वो होता है फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, राइट। ये चैप्टर 7 आपका होता है फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। इसमें आपका चैप्टर 8 आता है पार्टनरशिप, फिर आपका आया एनपीओ। ये फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज अगेन यू हैव रेड इन 11th, ये आप 12th में पढ़ते हैं। एनपीओ कुछ लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने शायद नहीं भी पढ़ा होगा। अभी जैसे सिलेबस से सीबीएसई के हट गया है एनपीओ, बीच में था फिर हटता है, फिर आ जाता है, फिर हट जाता है, बट ये एनपीओ भी आपके सिलेबस का एक पार्ट रहता है। और एक आपका रहता है कंपनी अकाउंट। तो मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें 10 चैप्टर में से अपने मोटा मोटी अधिकतर चीजें, तो फिर कहां का कंटेंट है, 11th-12th का कंटेंट है, राइट। बट उसके लेवल, उसके चीजें, अप्रोच करने का क्वेश्चंस, वो सब चीजें अपनी काफी हद तक चेंज हो जाएंगी। तो ये है हमारा सिलेबस हमारी अकाउंट्स के पेपर का, राइट। 100 मार्क्स का जो हमारा पेपर आएगा वो इन ही चीजों के अंदर में से आएगा। आगे चल करके मैं आप लोगों को इनके चैप्टर्स का एक बाइफरकेशन भी बताऊंगा कि किस चैप्टर में से कितना आता था, राइट। बट आज अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, राइट। फिर अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें कि ये तो अपना हो गया, सर हम अकाउंट्स के पेपर को कहां से पढ़ें, मतलब क्योंकि अकाउंट्स एक न्यूमेरिकल पेपर है। जैसे थ्योरेटिकल पेपर अपने को पता है कि थ्योरी अपने लोगों ने यहां से पढ़ा, एक नोट्स बनाया, और नोट्स बनाने के बाद में उसको तैयार, उसको बार बार उसको रीड करना है उसको, और फिर बस उसमें आपके राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप यू आर गुड टू गो। बट क्योंकि न्यूमेरिकल पेपर है, तो फिर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, राइट। तो आपको अकाउंट्स की प्रैक्टिस कहां से करनी है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को यू ही बताने जा रहा हूं। तो आप देखिए आप कहां से पढ़ेंगे, आपकी जो रीडिंग होगी, आप जो स्टडी जो कि अपना जो कि प्लान जो कि करेंगे, देखिए वो कहां से करेंगे। आप आईसीआई में जब रजिस्टर करते हैं तो फिर आपको एक स्टडी मटेरियल मिलता है। ये स्टडी मटेरियल कभी कभी हो सकता है कि आपको आने में देर हो जाए, हो सकता है आपने अभी तक रजिस्टर नहीं करा, तो
तो भी आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। स्टडी मटेरियल मिलता है, ये स्टडी मटेरियल में आपको इंस्टीट्यूट के दो तरफ में क्वेश्चंस दिखाई देंगे। एक तो हर चैप्टर में आपको बीच में कुछ इलस्ट्रेशंस दिखाई देंगे और एक चैप्टर के एंड पर भी आपके क्वेश्चंस होंगे, राइट। तो ये दोनों ही चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी, राइट। फिर अगर हम लोग बात करें, आपको मिलेगा पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। मतलब समझिए, आपने सबसे पहले तो किसको पढ़ा, अच्छा पढ़ना भी इसे सीक्वेंस में है, स्टडी मटेरियल में सबसे पहले क्या लगाओगे, इलस्ट्रेशंस, और फिर क्या लगाओगे, चैप्टर एंड के कुछ क्वेश्चंस कुछ इंस्टीट्यूट के मैट में दिए हुए रहते हैं वो आप लगाओगे। फिर आपको क्या लगाना है, आपको यहां पर करना है पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आपको करना है, राइट। फिर आपको यहां पर करना है आरटीपी, रिवीजन टेस्ट पेपर्स। ये रिवीजन टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट, मतलब एक साल में अगर इंस्टीट्यूट 2 बार एग्जाम कंडक्ट करता है तो फिर 2 बार इंस्टीट्यूट अपनी आरटीपीस को रिलीज करता है। ये आरटीपीस आपको जो है लगानी है। ये पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस और आरटीपीस ये दोनों आप मैक्सिमम 10 अटेम्प्ट के, 10 ईयर्स नहीं, 10 अटेम्प्ट के आप इन दोनों को लगा लो, इन दोनों को आप देख सकते हैं, राइट। दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट। हम जो पढ़ेंगे, हमारा जो स्टडी का जो तरीका रहेगा वो भी यही रहना चाहिए। क्या, हमको स्टडी मैट पर फोकस करना है सबसे अधिक, फिर हमको पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस पर फोकस करना है। इंस्टीट्यूट हर साल एग्जाम से थोड़ा समय पहले आरटीपीस देता है, जैसे इस साल का आरटीपी तो आप लगाएंगे, इसके पिछले अटेम्प्ट का भी, उसके पिछले अटेम्प्ट का भी, ताकि आरटीपी में से भी आपको एक आइडिया मिल जाए कि इंस्टीट्यूट किस टाइप के सवाल बना सकता है, राइट। इंस्टीट्यूट का जो आपका पेपर बनेगा स्टूडेंट्स, आप मान सकते हैं कि इन तीनों की ही कवरेज से आपका 70 to 80% मिनिमम पेपर आ जाएगा आपका। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको काफी सारे क्वेश्चंस यहीं से उठा करके विथ नंबर कॉपीड दिखाई दे सकते हैं, नाम नंबर सब कुछ सेम भी हो सकता है, या हो सकता है इन्हीं को बेस बना करके नाम नंबर चेंज कर दिया हो क्वेश्चन का, और मगर क्वेश्चन यही रहेगा। तो 70 से 80% आपका यहीं से बनेगा। आप कहीं से भी, और अगर आप रेफरेंस के लिए कोई और मटेरियल उठा रहे हैं, कुछ और चीजों को अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो लेट मी टेल यू, आप गलत करेंगे। आपका जो बेस होना चाहिए वो बेस यही होना चाहिए, राइट। आपको किस चीज पर ध्यान देना है, स्टडी मटेरियल पर, पास एग्जाम क्वेश्चंस पर, और अपने आरटीपी पर। ये 3 चीजें आपका मेन फोकस होना चाहिए, राइट। अच्छा, अब अकाउंट्स के पेपर में नंबर स्कोर करने के लिए क्या आपको स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ध्यान सुनिएगा। 2 चीजें। अकाउंट्स में अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं तो आपको सिंपल एक ही चीज पर फॉलो करना है, पीपीपी। पीपीपी क्या? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दैट इज इट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने परफेक्ट होते जाएंगे। जैसे मैथ्स के पेपर के साथ में होता है, जितना सवाल लगाओगे उतना ज्यादा आता जाएगा। प्रैक्टिस 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 इज नॉट फ्रॉम डिफरेंट क्वेश्चंस, नॉट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। सिर्फ यही चीज है, आप समझिए। जैसे हर एक चैप्टर में इलस्ट्रेशंस दिए हुए होते हैं, आप मान सकते हैं कि किसी भी चैप्टर में इंस्टीट्यूट ने 8 से 10 क्वेश्चंस नहीं दिए हैं। जो इंस्टीट्यूट ने पीछे पास्ट एग्जाम, जो बैक के जो क्वेश्चंस हैं, चैप्टर एंड के जो क्वेश्चंस हैं, वो भी इंस्टीट्यूट के आप मान सकते हैं कि 4 से 5 वहां पर भी रहते हैं। पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस पे आप 10 अटेम्प्ट का अगर उठाओगे, हम कहते हैं अल्टरनेटिव अटेम्प्ट में भी अगर इंस्टीट्यूट अगर सवाल पूछता होगा तो फिर वहां से भी 5 क्वेश्चंस आपको मिल गए। आरटीपी से भी आपको 5 क्वेश्चन तो कम से कम मिल ही जाएंगे। तो आपके पास में कम से कम 20-25 क्वेश्चंस का जो है क्वेश्चन बैंक तैयार होगा, विच इज मोर देन सफिशिएंट टू प्रिपेयर, राइट। आप इन्हीं चीजों को अपने रिकॉल करेंगे। आप इन्हीं, अगर आपकी ये स्ट्रैटेजी रहेगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिलीव मी, आप इन्हीं चीजों को बस खाली करिए, आप अकाउंट्स का पेपर एकदम मक्खन की तरह से आसानी से एकदम जो है वो क्लियर कर लेंगे। इसमें एक चीज और ध्यान में रखने की है, क्या?
स्पीड। हम लोग जब भी प्रैक्टिस करेंगे घर पर तो एक चीज बहुत फोकस करेंगे, क्या? स्पीड। क्योंकि अकाउंट्स के पेपर में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आती है, स्पीड। आपको अकाउंट्स का पूरा पेपर आता रहेगा, जब आप 16 नंबर का जब आप सवाल लगाओगे तो होगा क्या, कहीं पर कुछ मिस्टेक हो गया, आपने क्वेश्चन बनाया, बैलेंस शीट टैली नहीं किया, या आपको लग रहा है कि पीएल में कुछ गड़बड़ हो गया है, कहीं किसी स्टेप में कुछ गड़बड़ हो गया, आप फिर पूरे क्वेश्चन में फिर वापस जाकर के देखोगे, आप एक 16 नंबर क्वेश्चन में आइडियली आपको जो है 30 मिनट लगना चाहिए, मगर आप लगा देते हो पूरा 1 घंटा, और उस कारण से आपका पेपर छूट जाता है। जितने भी स्टूडेंट से हमने बात किया है, सभी स्टूडेंट्स के साथ में पेपर में, आप अकाउंट्स के पेपर में वैसे भी 11th उठा लीजिए, 12th उठा लीजिए, सीए, तीनों स्टेज आप देंगे, बीकॉम देंगे, एक ही प्रॉब्लम आप लोग फेस करेंगे, क्या? स्पीड। पेपर पूरा आता था सर, मगर हम पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए। तो अगर आपने स्पीड की अपनी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर लिया, बिलीव मी, आप कम से कम 70 से 75 नंबर इस अकाउंट्स के पेपर में आप ला पाएंगे, राइट? तो ये स्पीड पर बहुत फोकस करिएगा, स्पीड पर बहुत ध्यान दीजिएगा। स्पीड अगर आपने मेंटेन कर लिया तो फिर वो स्पीड मेंटेन करने के लिए मैं सिंपल सा आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा। स्पीड मेंटेन करने के लिए आपको पता क्या करना पड़ता है? स्पीड को मेंटेन करने के लिए आप जब भी घर पर प्रैक्टिस करिए, देखिए आप, हो सकता है कि हम लोग एक दिन में 4-5 सवाल लगाएं, आप घर पर जाइए, आपका डेली का एक सिस्टम होना चाहिए कि आप 3 से 4 सवाल आप भी घर पर प्रैक्टिस अपना करेंगे, लगाएंगे। हो सकता है आप उसको फुल पीरियड लगाएं, हो सकता है आप इसको ऊपर ऊपर से देख लें, कुछ चीजों को सॉल्व कर लें, मगर कम से कम एटलीस्ट एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आप पूरे फॉर्मेट के हिसाब से बनाओगे, फुल फॉर्मेट, फुल मतलब पूरा लाइन वाइन ड्रॉ करके, राइट? आप पूरा लाइन वाइन पूरा ड्रॉ करके जैसा पैसा में अपना प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, उस फुल फॉर्मेट के हिसाब से एक क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करना है, पूरे फुल फॉर्मेट के हिसाब से। और वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो फिर उसमें आप अपनी स्टॉप वॉच को ऑन कर लीजिएगा। आप क्या करिएगा, आपको जब आप पढ़ेंगे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, राइट? और जितने भी मार्क्स का हो आप उससे इंटू 2 अपने लिए टाइम रख लीजिए। जैसे आपने क्वेश्चन किया, अंदाजा लग गया, एक अप्रोक्सीमेटली अंदाजा लग गया 4 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे करके जो भी आपको एक आइडिया लग गया। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप एक 4 नंबर के क्वेश्चन को 8 नंबर का मान लोगे, आपको भी उतना एक बेसिक एक आइडिया लग जाएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कितने पॉइंट्स है, क्या चीजें पूछा, 4 नंबर क्वेश्चन है, बहुत होगा तो 4 नंबर का सवाल 6 नंबर में पूछ लेगा, यही नहीं करेगा? या आपने हो सकता है उसको 4 नंबर का दिया आंसर, उसको 3 नंबर में पूछ लिया, इससे ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, उतना चलेगा। तो आप मान लो एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपके हिसाब से आपने माना एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये 4 नंबर के क्वेश्चन में आपके पास में कितना टाइम पीरियड है? 8 मिनट। अब आप उस क्वेश्चन को अपना स्टॉप वॉच ऑन करिए, पूरा फॉर्मेट बनाइए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, देखिए आपको कितना टाइम लग रहा है। इनिशियली हो सकता है कि वो 4 नंबर क्वेश्चन करने के लिए आपको 12 मिनट 15 मिनट ऐसे समय लगेगा, मगर विद टाइम, विद कंसिस्टेंसी आप उस क्वेश्चन को 6 मिनट 7 मिनट में ही करना स्टार्ट कर देंगे। होता क्या स्टूडेंट्स, बहुत सी बार अकाउंट्स के पेपर में मैंने पर्सनली इस बात को ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स का हाथ पैर फूलने लगता है, क्वेश्चन को देख करके नहीं, फॉर्मेट बनाने को लेकर के। अरे फॉर्मेट बनाना है, ऐसे लाइन खींचना है, ये लाइन करना है, वो लाइन करना है, कोई नहीं पाता पेपर में, राइट? तो आप लोग फॉर्मेट के हिसाब से एक क्वेश्चन डेली का अपना जो है वो प्रैक्टिस जरूर से किया करिए, राइट? सो दिस वाज हाउ will be like you have to read what things you need to focus on, right? So I hope ये चीजें आप लोगों को समझ में आई हो। अच्छा, now coming on to the next part, अब हम देखिए जो चीजें कराएंगे आपको क्लास में, हम मेनली आपको स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशंस वाला पार्ट कराएंगे और कुछ कुछ चैप्टर एंड के क्वेश्चंस कराएंगे, राइट? अपने पास में टाइम बचेगा तो हम पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस और आरटीपी भी आपके साथ में डिस्कस करेंगे, रिवीजन करवाएंगे। ऐसे मैंने इस बार भी अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे चैप्टर्स का रिवीजन कंडक्ट कराया था, राइट? तो वो हम आप लोगों के लिए कराएंगे। बट आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी हमारा कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाए,
बीच में नहीं। लाइक आई हैव स्टार्टेड अ चैप्टर, आई हैव टोल्ड यू फ्यू कंसेप्ट्स, उसके बीच में नहीं। जब वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए, एंड हो जाए, एंड होने के बाद में आप लोग क्या करोगे, आप लोग इलस्ट्रेशंस तो देखोगे ही देखोगे। चैप्टर एंड के क्वेश्चंस अगर हम नहीं कराएं तो फिर वो भी आप लोग ट्राई करना। आप लोग पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को भी अपने एंड से लगाना और आरटीपी भी लगाना। आपको हर पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस इंटरनेट पर अवेलेबल मिल जाएगा, हर, हम भी अपने एंड से देंगे आपको, आपको हर मिल जाएगा। आपको आरटीपी भी आपको इंटरनेट पर अवेलेबल मिल जाएगा, राइट। तो ये चीजें आपको इंटरनेट पर अवेलेबल मिल जाएंगी, आपको इसको ही देखना है। अच्छा, पढ़ना कितनी देर अकाउंट, जैसे मान लो कि मेरी 1 से 1.5 घंटे क्लास होगी, राइट। तो 1.5 घंटे क्लास, अब ये 1.5 घंटे क्लास के अलावा आपको पता है कितना देर और सेल्फ स्टडी करना है, बस 1.5 घंटा, 1.5 घंटा। मगर वो 1.5 घंटा डेली होना चाहिए, अच्छे से तो ऑब्वियसली होना चाहिए, इफेक्टिव तो ऑब्वियसली होना चाहिए, डेली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पढ़े 1.5 घंटा, अब 3 दिन तक नहीं पढ़ा, चौथे दिन 6 घंटा पढ़ करके जो है कवर अप कर लेंगे, नहीं। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। आपको जो क्लासेस मिल रही है वो देखिए 3 फॉर्मेट में मिल रही है, एक तो फेस टू फेस, एक लाइव ऑनलाइन और एक रिकॉर्डेड। अगर आप वैसे तो सबसे बेस्ट मीडियम ऑफ स्टडीज क्या है, फेस टू फेस। कोचिंग इज गिविंग यू फैसिलिटी ऑफ लाइव क्लासेस, राइट। आई एम अगेन मेंशनिंग द फैक्ट वी आर गिविंग जस्ट अ फैसिलिटी। सो उतना ही यूज करना जितना तुम्हारे लिए वो बेनिफिशियल, तुम्हारे लिए वो हार्मफुल ना हो। तो आप फेस टू फेस के अलावा अगर आप नहीं आ पा रहे कभी, तो फिर आप लाइव क्लासेस कर लीजिए, नो वरीज। आप लोग को वो सिस्टम पता ही है, आप ऐप पर भी ऐड हो जाओगे, आप वो कर सकते हो लाइव क्लासेस। अगर लाइव नहीं कर पाए तो फिर क्या, रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड नॉर्मली अपने लोग सेम डे ही अपलोड कर देते हैं, कभी कभी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले फेस टू फेस ही करने की कोशिश करना, फेस टू फेस नहीं कर पाते तो लाइव करने की कोशिश करना, नहीं कर पाते तो फिर रिकॉर्डेड करके आना, ठीक है। हालांकि अगर अपलोड नहीं हो पाए तो फिर उसके अंदर में नहीं आप कुछ कर पाएंगे, नहीं हम कुछ कर पाएंगे, बट हमारा एक टेक्निकल डिपार्टमेंट लगा रहता है ऐसी चीज पर। अगर नहीं हो पाया तो फिर यू कैन नॉट हेल्प इट, बट आप रिकॉर्डेड भी करके आइएगा, कोशिश करिएगा, राइट। सो ये हमारा जो है पार्ट रहेगा। अच्छा, इसके अलावा राइट। सो आई थिंक वी आर गुड टू गो, स्टार्ट करें फिर चीजें। अच्छा, एनीवन ऑफ यू फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड? नो, तुमको तो हो गया ना सब, अब साइंस बैकग्राउंड से। तो देखिए अकाउंट्स, क्योंकि अपने लोग अगर बात करें तो थोड़ा 11th-12th का मिक्सचर है, राइट। तो बहुत सारी चीजें तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो कि हम पूरा एक एक चीज उसको डिस्कस कर पाए 11th का या 12th का, बट हम लोग बहुत बेसिक से बातों को करेंगे। तो आप निश्चिंत होकर के ये कर सकते हैं क्लासेस को, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से भी हैं तो। और कुछ चीजें हम आपको रिकॉर्डेड मोड पर भी अपनी 11th का फैसिलिटी प्रोवाइड करा देंगे कि आप लोग उसको व्यू करके और अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो कहां थे हम लोग, हाँ, अब सिलेबस की बात हो गया। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर बीआरएस। अच्छा, बीआरएस स्टार्ट करने से पहले ना मैं चाहता हूं आप लोगों को अपने अकाउंट्स का एक गोल्डन रूल बताऊं। देखिए हमारे अकाउंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, जर्नल एंट्री। अगर आपको एंट्रीज आती है तो लेजर आसान है कि नहीं है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ये सब कुछ भी नहीं है। मेजर चीज क्या है, जर्नल एंट्री। अगर आपको एंट्रीज अगर आपको समझ में आती है तो फिर लेजर कुछ भी नहीं है, आगे का काम भी कुछ भी नहीं है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ भी, सिर्फ फॉर्मेट ही तो है, फॉर्मेट तो समझ लेंगे तो फिर सब काम हो जाएगा। मगर अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पहले, जर्नल एंट्रीज। अच्छा, तो अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो अकाउंट्स में आप लोगों ने जर्नल एंट्री पास करने के लिए गोल्डन रूल्स ऑलरेडी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है, क्या है गोल्डन रूल्स? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। ये हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स है। आई कॉल देम एज डब्बा रूल्स ऑफ। क्या है ये, डब्बा रूल्स है। एकदम बकवास, बेकार, वाहियात, समझ में आ रहा कि नहीं?
कारण ये होता है कि जो ये रूल्स होते हैं हम इनको अप्लाई करके कोई भी एंट्रीज को बनाना सीखते ही नहीं। आप लोगों ने जितने भी 11th और 12th में एंट्रीज को सीखा होगा ना, सब एंट्रीज को आप लोगों ने याद कर लिया कि बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन या बैंक अकाउंट टू ये या कैश अकाउंट टू ये या सेल्स के लिए ये उसके ये, किसी भी एंट्री को हम लोग अपने सही रूल के हिसाब से अप्लाई करके नहीं सीखते। उसमें दिक्कत ये आती है कि ये समझ में नहीं आता कि क्या रिसीवर है क्या गिवर है, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, एक्सपेंसेस लॉसेस, ये सब समझ में आने में दिक्कत होती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अपने लोग ये भी नहीं पहचान पाते कि कौन सा अकाउंट पर्सनल है, रियल है और नॉमिनल है। आप मेरी बात समझ नहीं समझ रहे, क्लासिफिकेशन भी नहीं कर पाते और फिर कम्स इन गोस आउट ये सब चीजें भी समझ में नहीं आती। उससे बेटर मेरे को लगता है अमेरिकन रूल। दैट वाज इंग्लिश रूल, दिस इज अमेरिकन रूल। लुक, अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंट्स मेरी नजर में इज अ गेम ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंट्स मेरे लिए तो सिर्फ एक खेला है, क्या चीज का, डेबिट और क्रेडिट का, जिसमें डेबिट हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसमें डेबिट हमारा क्या होता है, डेबिट हमारा होता है लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट्स और क्रेडिट क्या होता है हमारा, राइट साइड ऑफ अकाउंट्स। तो अगर हम बनाते हैं अपने अकाउंट्स को, जैसे मान लो अगर हमने राम का अकाउंट बनाया, श्याम का अकाउंट बनाया, जो भी अकाउंट आपने बनाया, तो इसके लेफ्ट साइड आप लिखते हो ये डेबिट साइड हो जाता है आपका, राइट साइड आप बनाते हो ये क्रेडिट साइड हो जाता है। यही ना हुआ आपका। आप इसी को जनरेटरीज के थ्रू भी आप बनाते हो, जैसे सपोज करो आपने राम को सेल्स किया तो फिर राम डेबिट टू सेल्स, तो आपने इसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया इसलिए उसको आपने कह दिया डेबिट है, और इसको आपने राइट साइड से थोड़ा सा स्टार्ट किया इसलिए आपने कह दिया इसको ये क्रेडिट है आपका। यही ना हुआ। तो ये आपका बेसिकली हो जाता है क्या, अकाउंट्स क्या होता है, राइट। अब हम बात कर रहे थे कि हमको ये डेबिट और क्रेडिट करना सीखना है, किसके थ्रू सीखना है, मतलब आपको पता है कि जो भी अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स होंगे, एवरी ट्रांजेक्शन विल अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। कम से कम कितने अकाउंट्स को अफेक्ट करेंगे, 2 अकाउंट्स को। इफ वन इज debited, the other would be credited। अकाउंट्स में हमारे दो जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, हर ट्रांजेक्शन कम से कम कितने अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा, 2। अगर एक को आप डेबिट साइड लिखो तो दूसरे को आप, अब इसको दूसरा एंगल सोचो, यही आपने सीखा है डबल एंट्री सिस्टम, ये होता है हमारा अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होता है। इसको आप दूसरे तरीके सोचो कि जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो कम से कम 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा। एक को लेफ्ट साइड में लिखना है और एक को, तो किसको लेफ्ट साइड में लिखना है और किसको राइट साइड में लिखना है, इसी का नियम है। और ये नियम को जो समझ गया वो अच्छे से इस काम को कर पाएगा, और यही तो खेल है। खेल है क्या, यही तो है ना कि एक जो ट्रांजेक्शन होगा, हर ट्रांजेक्शन कम से कम हमारे 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा। एक अकाउंट अगर हमको डेबिट करना है, मतलब एक अकाउंट को हमको लेफ्ट साइड लिखना है और दूसरे अकाउंट को हमको, दोनों बराबर होना चाहिए, जितना लेफ्ट आएगा उतना ही राइट आएगा, लाइक अ सीसॉ, मतलब कोई भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, दोनों एक बराबर तराजू में होने चाहिए, राइट। फिर आप कौन से अकाउंट को लेफ्ट साइड में लिखोगे, कौन से अकाउंट को राइट साइड में लिखोगे, यही तो गेम है पूरा का पूरा। इसी को करने के लिए अपन लोग क्या बनाते हैं, अमेरिकन रूल। अभी इसको हम लोग कैसे करके अप्लाई करेंगे मैं सिखाऊंगा, मगर ये अमेरिकन रूल हमारे तो क्या कहता है, कहता है कि आपके 2 साइड है, डेबिट और क्रेडिट। पहले आप किसी भी अकाउंट को क्लासिफाई करिए एज एसेट, इसको आप लोग लिखेंगे अभी बाद में, अभी तुरंत, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस।
एसेट्स है, अगर बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा क्रेडिट। लायबिलिटी है, कैपिटल है, तो ये हुआ हमारा अमेरिकन रूल, राइट। ये अमेरिकन रूल हमारा क्या कहता है, आप किसी भी अकाउंट को क्लासिफाई करिए एज एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस के रूप में। अब अगर एसेट्स है, एसेट अगर आपका अगर बढ़ रहा है तो फिर डेबिट, घट रहा है क्रेडिट। लायबिलिटी है, घटेगा तो डेबिट, उल्टा नियम। और अगर बढ़ेगा क्रेडिट, लायबिलिटी के जैसे नियम कैपिटल का हो जाएगा और वैसा ही नियम इनकम का भी। तो फिर लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम, इन तीनों का नियम एक ही जैसा हो जाएगा। बढ़ेगा तो क्रेडिट करोगे और घटेगा तो फिर डेबिट करोगे। फिर एक्सपेंस इज लाइक एन एसेट, एक्सपेंस और एसेट सेम ही नियम है। एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो फिर, आप लोग एक बार इसको नोट करिए, जस्ट गिव मी 1 मिनट ब्रेक।
अब देखो ये अप्लाई कैसे करते होता है, और अपने लोग जब भी कोई ट्रांजेक्शन को समझेंगे तो ऐसे करके समझेंगे, राइट। और इसको अप्लाई भी करेंगे। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि अपना अकाउंट्स में अगर आपको जर्नल एंट्री बनाने आ गया, आपको पूरा अकाउंट्स आसान हो जाएगा। और मेरा पर्पस क्या है पता है? मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं अकाउंट्स आप लोग को पढ़ाऊं, मेरा पर्पस ये है कि मैं अकाउंट्स आप लोग को सिखा दूं, ताकि आप लोग अकाउंट्स में कुछ भी चीजें आए, कठिन से कठिन चीजें भी आए, तो आप लोग अपने आप से सोच करके उन चीजों को कर पाए, राइट। पर्पस तो यही होना चाहिए ना। आप भी बीइंग एन अकाउंटेंट, ये थोड़ी ना कि जो एंट्रीज आपने देखा होगा, जो एंट्रीज आपने पढ़ा होगा फ्यूचर पे, वही एंट्रीज आपसे आपका क्लाइंट करवाएगा, या वही चीजें, वही सेम टू सेम सिनेरियो आएगी। उस समय थोड़ा ना हम लोग कहेंगे कि अरे अजय सर ने हम लोग को सीए पढ़ाते समय नहीं पढ़ाया था, राइट। ये तो ना कहा जा सकता। हमको तो ये करना है कि ऐसी पढ़ाई करनी है कि जिससे हम कुछ भी चीज कर ले, हम जो है वो कर पाए, राइट। तो ये अमेरिकन रूल सबसे पहली बात आप लोगों ने लिख लिया, ये आपकी कॉपी में होना चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज और देख रहा हूं जो मुझे गलत लग रही है आप लोगों की। आप में से कितने लोग आज फ्रेश कॉपी लेकर के आए हैं? एकदम फ्रेश कॉपी मिल के दिखाओ बेटा अपनी कॉपी। वो तो ठीक है, तो हमारी कॉपी है, मगर दिखाइए तो एक बार, कोई बात नहीं। दी दी दी, दी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप दीजिए, कोई कोई हम उसमें कुछ। तो सबसे बढ़िया पता है क्या मुझे लगता है कि जैसे आप लोग जो भी नोट्स बनाते हैं, देखिए वो ऐसा नोट्स होना चाहिए कि आप भी उसको फ्यूचर में रेफर कर सके। और कई कई बार क्या होता है कि हम ऐसा लिख देते हैं, ऐसी कॉपी बना देते हैं कि हमको अपने खुद की कॉपी में देखने में उसमें प्रयास करना पड़ता है, उसमें मेहनत करना पड़ता है, और कई कई बार उसको देखने का मन भी नहीं करता है, राइट। तो आप लोग कॉपी बनाइएगा, कुछ ऐसी ही कॉपी बनाइएगा जिसका पेज भी थोड़ा एक सादा हो, वाइट हो। जैसे इनका, जैसे ये पेज अच्छा है, पेज क्वालिटी अच्छी है, पेज अकाउंट्स का बड़ा हो तो और अच्छा रहता है। क्यों? लंबा लंबा अकाउंट्स होता है तो फिर एक बार बन जाता है। प्लस सोचो ना एक चीज और, आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसी टाइप का पेज तो आपको एग्जाम में भी मिलता है। छोटा वाला पेज तो नहीं मिलता आपको अकाउंट्स के अंदर में, आपको तो इतना ही बड़ा ऑलमोस्ट पेज मिलता है। तो आप एक तरीके से आप जब फॉर्मेट बना रहे हो, जब चीजों को जब आप कर रहे हो, तो आपका वो भी तो एक ऑब्जेक्टिव बनता जा रहा है कि नहीं बनता जा रहा है। जैसे मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में याद है बताया कि आप हर दिन एक सवाल करिए पूरे फॉर्मेट के हिसाब से। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि एवरी डे यू आर गेटिंग रेडी फॉर योर एग्जामिनेशंस, एवरी डे यू आर गेटिंग रेडी फॉर योर एग्जामिनेशन। थोड़ा 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 तैयारी करके करके आप अपने एग्जाम्स में कैसे करके परफॉर्म करोगे, आप उसके लिए रेडी होते जा रहे हो। इसमें एक चीज और, अकाउंट्स के लिए ना एक फ्रेश कॉपी बनाइएगा, मेरे अकाउंट्स के लिए एक बड़ी मोटी फ्रेश कॉपी बनाइएगा, उसको सिर्फ अकाउंट्स के लिए यूज करिएगा, उसको किसी और सब्जेक्ट के लिए यूज मत करिएगा। आइडियली हैव 4 कॉपीज फॉर ऑल 4 सब्जेक्ट्स। अगर कोई टीचर आपको कुछ कराता है, लॉ में हो सकता है कि आपको जरूरत ना पड़े उतनी जो है, तो आप उसके लिए अपने टीचर से पूछ करके पतली कॉपी भी आप बना सकते हैं, छोटी कॉपी भी आप बना सकते हैं, मगर अकाउंट्स में तो आपको जरूरत पड़ेगी 1-2 कॉपीज की, वो आप लोग जरूर से बना लीजिएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। तो हाँ जी, ये अमेरिकन रूल है। ये अमेरिकन रूल आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिख लिया। ये आपकी कॉपी का सबसे पहला पेज होना ही चाहिए। जैसे अगर आप हिंदू हैं तो फिर आप लोग नॉर्मली अपने लोग क्या करते हैं, ओम स्वास्थ्य क्या, ओम गणेशाय नमः, ये बना देते हैं ना। अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना चाहिए? नहीं, आप वो अपना जो आपके कस्टम तो लिखेंगे लिखेंगे, उसके साथ साथ में आपके पहले पेज पर ये अमेरिकन रूल भी होना चाहिए। और इसी का इस्तेमाल करके देखो, मैं आप लोग को भी सिखाऊंगा कि हम लोग कैसे करके एंट्रीज बनाएंगे। मैं आप लोग को सबसे पहले ये बताता हूं कि अपना स्टेप्स क्या होगा, स्टेप्स टू पास जर्नल एंट्री। व्हाट आर आवर स्टेप्स टू पास जर्नल एंट्रीज? हम क्या क्या स्टेप्स हमारे लगते हैं जर्नल एंट्री को पास करने में। सबसे पहले आप जो भी ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं उससे आप आइडेंटिफाई करिए, आइडेंटिफाई दी accounts which are affected। राइट? आपको मैंने बताया कि आपके हर ट्रांजैक्शन में कम से कम
क्या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, मगर कम से कम कितना होगा? तो इन दोनों अकाउंट्स को पहले आइडेंटिफाई करो। अकाउंट्स, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स व्हिच आर अफेक्टेड, राइट, क्लियर। फिर आप क्या करेंगे? आप फिर उनका नेचर ऑफ अकाउंट्स आइडेंटिफाई करेंगे। मैं अभी आप लोगों को कुछ एंट्रीज के थ्रू करके भी अभी दिखाऊंगा, मगर अब आप क्या करोगे? उनका नेचर मतलब क्या? एसेट है कि लायबिलिटी है कि कैपिटल है कि इनकम है कि क्या है, उसका नेचर भी आप एक आइडेंटिफाई करोगे, राइट। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको यहां पर नहीं, जनरल एंट्री नहीं, आपने आइडेंटिफाई कर दिया नेचर ऑफ अकाउंट्स। फिर ये देखो, आप चेक करिए कि वेदर देयर इज इंक्रीज डिक्रीज इन सच अकाउंट। उस अकाउंट में इंक्रीज हुआ कि मतलब वो अकाउंट अपना बढ़ा कि घटा, राइट। फिर आप अप्लाई करिए रूल अकॉर्डिंगली। जैसे आपने देखा कि कैश, कैश क्या एसेट है, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस है, एसेट है। अब कैश सपोज करो अगर हमारा बढ़ा, तो कैश जब आपका बढ़ता है तो फिर अब आप क्या करोगे? डेबिट करोगे, राइट। तो अप्लाई करो रूल। फिर आपका लास्ट स्टेप है, आप पास करो जनरेटर्स। बिलीव मी स्टूडेंट्स, ये 5 स्टेप आपको लगेंगे बड़ा लेंदी प्रोफेसर बता रहे हैं, अपने लोग तो चुटकियों में कर लेते हैं। ये सबसे इजी प्रोसेस होगा और सबसे ज्यादा जल्दी होगा। ये स्टेप्स आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा हमेशा से। कोई भी ट्रांजेक्शन आता है, अपने लोग कटाकट उसकी एंट्री बनाना स्टार्ट कर देते, मगर आप पहले कोशिश किया करिए कि आपके पास में जब भी कोई ट्रांजेक्शन है तो सबसे पहले ये देखिए कौन कौन से अकाउंट्स उस ट्रांजेक्शन से इफेक्ट हो रहे हैं। फिर आइडेंटिफाई करिए उसका नेचर क्या है। देखिए एक बार मन में सोचिए कि वो एसेट है, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस है, कैसा अकाउंट है वो। फिर ये देखिए कि क्या उसमें इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर क्या देखना है? रूल अप्लाई करना है और पास करना है जनरल एंट्रीज, राइट। अब देखो, जैसे अपने लोग पहले बेसिक कुछ ट्रांजेक्शन, जैसे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया? कैश। अपने पास में एंट्री हमको पता है कैश अकाउंट, डेबिट, कैपिटल अकाउंट, मगर ऐसे नहीं। अपने लोग सबसे पहले क्या करेंगे? ठीक है, आप लोग तो भी सीख रहे हैं, आइडेंटिफाई करो कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट, कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि आप बिजनेस स्टार्ट करो कैश के साथ में, फिर कैश तो डेफिनेटली अफेक्ट हो ही रहा है। दूसरा, क्योंकि पैसा बिजनेस में आ रहा है इसलिए कैपिटल भी अफेक्ट हो रहा है। 2 अकाउंट जो कि अफेक्ट हो रहे, एक तो कैश, दूसरा कैपिटल। कैश क्या है हमारे लिए? एसेट्स है। कैपिटल क्या है हमारे लिए? कैपिटल है। एसेट्स, अब बताओ, देखो कैश समझ में आ गया, एसेट्स है। एसेट बढ़ा या घटा? क्योंकि बिजनेस से पैसा रहा है ना, तो फिर कैश तो बढ़ रहा है ना अपना। अब देखो, दिस इज मच इजियर एज कंपेयर टू कम्स इन गोस अप। वो कई बार समझ में नहीं आता, समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज वेरी मच इजियर। बढ़ा है, घट रहा है, सिंपल बात। कई लोगों को ये नहीं पता कैश पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। बैंक पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। जैसे कैश कैसा है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। बैंक देखिए इसमें गड़बड़ाते हैं लोग। कई लोगों को लगेगा बैंक इज रियल, समझ रहे कि नहीं? जब हम उसका नेचर ही नहीं भाप पा रहे, फिर ये भी नहीं समझ में आता कि रिसीवर है कि गिवर है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो उसी सब चक्करों में गड़बड़ होता है। तो अभी तो देखो, तो सिंपल है, जैसे कैश हो, बैंक हो। अब पर्सनल रियल में कोई अंतर ही नहीं है, वो तो एसेट है। चाहे बैंक हो चाहे कैश हो, दोनों ही क्या है हमारे लिए? एसेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दिस मेथड इज वेरी वेरी सिंपल, राइट। तो कैश एसेट है, एसेट आपका बड़ा है, कैपिटल तो कैपिटल है, कैपिटल भी आपका बढ़ रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहा है। तो एसेट आपका जब इंक्रीज होगा,
डेबिट हो जाएगा। कैपिटल जब आपका इंक्रीज होगा क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री जो हमारी बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। राइट। अब जैसे सपोज करो एक अपना ट्रांजेक्शन रहता है, सोल्ड गुड्स टू XYZ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम माई हैंड राइटिंग आपको सब चीजें समझ में आएंगी आसानी से। हैंड राइटिंग के अलावा आप मेरे से कुछ भी पूछ भी सकते हैं, क्या लिखा हुआ है ये मैं कभी नहीं बताता, वो आप लोग खुद ब खुद, आप लोगों के कुछ समय के बाद में मन की आंखें खुल जाएंगी, आप लोगों को वो चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो सोल्ड गुड्स टू XYZ, आपने XYZ को सामान सेल किया। अब जैसे देखो ये एक ट्रांजेक्शन है, इसमें हमारे कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अब ये नहीं बता कैश है क्रेडिट, आप लोगों को पता है कि दिस इज क्रेडिट सेल्स, हम क्रेडिट मानते हैं ना इसको। क्या क्या अकाउंट्स हमारे अफेक्ट होंगे, एक तो सेल्स और एक XYZ। अब बताओ सेल्स एसेट है, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस है। रेवेन्यू है तो फिर मतलब इनकम है ना। और आपके लिए XYZ एसेट है, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस है, आपने उसको समान उधार पर बेचा है, डेटर है, एसेट है, क्योंकि ये इनकम है, इनकम आपका और एसेट्स भी आपका, दोनों चीजें बढ़ गया ना। अब जब इनकम आपका इंक्रीज हो गया तो फिर और एसेट्स जब आपका बढ़ गया तो एंट्री क्या बनेंगे, ऐसे करके कोई भी एक ट्रांजेक्शन बताए जो कि आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता हो। कोई भी एक ट्रांजेक्शन जैसे, ठीक है, रेंट ऑफ 1 मंथ, ठीक है, अमाउंट से मतलब नहीं, ड्यू बट नॉट पेड। आपका रेंट ड्यू तो है मगर आपने उसको पेमेंट नहीं किया। अब यहां पर अपने को सबसे पहले अपना फोकस क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाई अकाउंट्स विच आर बीइंग अफेक्टेड। ट्रांजेक्शन तो है ही है, आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, कौन कौन सा अकाउंट, रेंट हो गया, खर्चा है, एक्सपेंस है, तो कौन सा अकाउंट आएगा, रेंट तो आएगा ही ना, रेंट तो आएगा ही ना, रेंट का तो खर्चा है ही है कि नहीं है, तो रेंट तो एक अकाउंट है ही है। दूसरा, क्योंकि रेंट हम लोगों ने कैश में अभी तक पेमेंट, वो आउटस्टैंडिंग है, तो बताओ क्या आना चाहिए, आउटस्टैंडिंग रेंट। कौन सा खाता आना चाहिए हमारा, आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट तो आएगा ही आएगा, दूसरा कौन सा खाता हमारा आना चाहिए, रेंट क्यों आ रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यों खर्चा है, खर्चे को दिखा रहा है, रेंट तो आएगी आपका। दूसरा कौन सा खर्चा आएगा आपका, आउटस्टैंडिंग रेंट, क्योंकि वो बकाया है, आउटस्टैंडिंग रेंट। अच्छा, रेंट आपने यहां पर ध्यान से देखिएगा, रेंट आपके लिए एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है, एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस है। आउटस्टैंडिंग रेंट कोई बताएगा हमारे लिए क्या है, क्योंकि हमको उसको पेमेंट करना है, बाकी है, तो फिर वो लायबिलिटी हुआ। एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो गया, लायबिलिटी भी हमारा इंक्रीज हो गया, बढ़ गया ना। अच्छा, एक्सपेंस जब आपका बढ़ता है तो फिर क्या करते हैं आप उसको, और लायबिलिटी जब बढ़ता है तो एंट्री तो आपकी क्लियर है, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। और बताओ और कोई ट्रांजेक्शन,
ठीक है, तो इस सब चीजों में ना एक एक थोड़ा थोड़ा सा अपने कुछ बेसिक बेसिक चीजें और आ जा रही है, बट हम यहाँ से ना एंट्रीज वाला पार्ट अपना कर ले रहे हैं, क्योंकि हम पूरी पूरी जन एंट्रीज दोबारा से मेरे लिए सिखाना आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा, एंट्रीज हम नहीं सिखा पाएंगे आप लोगों को, मगर थोड़ा एक बेसिक बेसिक चीजें हम यहीं पर कवर अप कर लेंगे आज, ठीक है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्री सैंपल। अब बहुत ध्यान सुनिएगा, यहां पर ना एक कंसेप्चुअल चीज भी है। पहले तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्री सैंपल, प्री सैंपल का मतलब ये हुआ, प्री सैंपल के तौर पर आप कोई भी चीज क्यों देते हो, एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो एक खाता तो आपका क्या आ गया। अब देखिए दूसरा खाता जो हमारा आता है, जब भी हम गुड्स का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जो कि हम किस लिए यूज करते हैं, रीसेल के लिए, हमने जो कि खरीदा हो किस पर्पज से, या तो फिर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए या तो फिर रीसेल के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं गुड्स। तो गुड्स जब आप खरीदते हो तो फिर आप कहते हो परचेस, बेचते हो तो फिर आप कहते हो सेल। गुड्स के अलावा कुछ भी और खरीदोगे या बेचोगे तो फिर आप गुड्स को, परचेज को डेबिट मतलब सेल्स को क्रेडिट नहीं करोगे, फिर आप उन एसेट को डेबिट या क्रेडिट करोगे। जैसे मैंने कंप्यूटर खरीदा, मेरा कंप्यूटर बेचने का दुकान नहीं है, तो मैं जब कंप्यूटर खरीदूंगा तो मेरे कंप्यूटर एक एसेट है, कंप्यूटर को मैं डेबिट करूंगा, जब कंप्यूटर बेचूंगा तो मैं कंप्यूटर को क्रेडिट करूंगा, यही नहीं करेंगे हम लोग जो है। बट अगर कहां थे हम लोग, अगर मेरा कंप्यूटर बेचने या खरीदने बेचने का ही काम हो, तो हम कंप्यूटर जब खरीदेंगे तो फिर गुड्स मतलब परचेस डेबिट, और जब उसको जब बेचेंगे क्रेडिट, राइट। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो फिर अपना एक खाता क्या आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट। हम कौन सा खाते की बात कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि वो एक एडवर्टाइजिंग का हमारे लिए एक पार्ट है एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, मैं आप लोग को ये बताता कि जब आप गुड्स को खरीदते हो तो फिर परचेस, बेचते हो तो फिर सेल्स, मगर अगर आप बेचने के अलावा किसी और पर्पज से गुड्स अगर आपके प्रेमाइसेस से जाता है, तो फिर आपने जो परचेज को खरीदते टाइम पर जब डेबिट किया होता है, इसी परचेज को अब आप खत्म करोगे अपने। जब हम परचेज की बात करते हैं तो परचेज हमारे लिए एक तरीके से क्या एक्सपेंस है, सेल्स इनकम है। परचेज क्या है हमारे लिए, एक्सपेंसेस है, ये भी हमारे लिए एक एक्सपेंस है, और ये परचेज वाला एक्सपेंस हमारे लिए घट गया। हमने जो सामान को खरीदने वाला खर्चा घट गया, हमने ये सामान खरीदा और इसको फ्री सैंपल के रूप में किसी को दे दिया, तो हम ये तो ना कहेंगे ये हमारा परचेज मतलब सामान को खरीद करके बेचने वाला खर्चा हो गया, तो ये दूसरा खर्चा हो गया। कौन सा खर्चा हो गया, ये एडवर्टाइजिंग। कौन सा खर्चा हो गया ये, तो अब हम यहां पर एडवर्टाइजमेंट जो कि अगेन हमारे लिए एक्सपेंस है, हम इसको तो बढ़ा देंगे, मगर जो दूसरा खर्चा था हमारा परचेज, जो कि अगेन हमारे लिए एक्सपेंस है, उसको घटा देंगे। तो आपने एडवर्टाइजमेंट को तो बढ़ा दिया, मगर आपने परचेज जो कि आपके लिए एक और क्या है, उसको आप घटा दिए। तो अब आपकी एंट्री यहां पर बनाओ, क्या हो जाएगी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट अच्छा, और कोई बताए, देखिए ये सब ना कंसेप्चुअल चीजों पर हम लोग जा रहे हैं, मगर चलो आ जाते हैं। सैलरी पेड टू राम। अब आपने अगर सैलरी पे किया है, कोई भी एक्सपेंस किया है, तो आप यहां पर एक्सपेंस के ही खाते को डेबिट या क्रेडिट करोगे, आप किसी के पर्सनल खाते को डेबिट या क्रेडिट नहीं करोगे। मतलब आपका जो अकाउंट अफेक्ट होगा वो कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, सैलरी। और आपने क्योंकि पे कर दिया तो फिर कैश, वेरी गुड। अच्छा, कोई मुझे तो बताएगा आउटस्टैंडिंग रेंट कैसा अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कैसा अकाउंट है। नहीं, लायबिलिटी तो है, मगर पर्सनल, रियल और नॉमिनल में कैसा अकाउंट है, नहीं समझ में आता। वो होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कैसा अकाउंट होता है वो ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिनका रेंट आउटस्टैंडिंग है, जिनका सैलरी आउटस्टैंडिंग है। मैंने कहा ना कि अपने लोग इन एंट्रीज को ना बस खाली रटे हुए हैं, समझे हुए नहीं है।
इसलिए जब अप्लाई जब करना होता है ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। अब देखो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट समझ में आ रहा है हमको, लायबिलिटी है। ये क्लासिफिकेशन बहुत इजी है, ये इंक्रीज या डिक्रीज बहुत इजी है, तो हम लोग कर लेते हैं। तो सैलरी पे टू राम, एक तो सैलरी हो गया, दूसरा हमारा कैश हो गया। सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और कैश हमारे लिए क्या है, एसेट है। अच्छा, एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। एसेट हमारा डिक्रीज हो गया। एक्सपेंस क्योंकि हमारा इंक्रीज हो गया इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डेबिट। अच्छा, क्योंकि आपने पे कर दिया इसलिए एसेट आपका डिक्रीज हो गया, तो इसको आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। अब आपकी एंट्री हो जाए क्या, आई होप सो ये सबको क्लियर होगा। कोई और बताए कुछ और चीजें किसी को और। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। तो मैं ना बस एक दो और एंट्रीज लूंगा, फिर आप लोग को थोड़ा बहुत लेजर का चीज बता दूंगा, और फिर विल लाइक वाइंड अप। मतलब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास से अपना एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बीआरएस, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, देखो हर बिजनेसमैन को तीन चीजें देता है। हर बिजनेसमैन को तीन चीजें देता है, या इनफैक्ट ऐसे भी कह सकते हैं कि हर बिजनेसमैन बिजनेस से तीन चीजें मांगता है। क्योंकि अपने लोग बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट फॉलो करते हैं, इसलिए हम लोग ये जानते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन डिफरेंट पर्सन हैं, और इसीलिए बिजनेसमैन से ये कहता है, सॉरी बिजनेसमैन बिजनेस से ये कहता है कि हम और तुम तो अलग अलग हैं, तो हमने जो तुम्हारे लिए जो पैसा लगाया था, अगर वो हम पैसा बैंक में जमा करते या कहीं और जमा करते तो फिर हमको उस पैसे का इंटरेस्ट मिलता। इसलिए बिजनेसमैन बिजनेस से क्या मांगता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, फिर साथ ही साथ में बिजनेसमैन ये कहता है कि भैया देखो हम जो अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं बिजनेस के लिए, अगर वही टाइम अगर हम कहीं और डिवोट करते, जॉब वॉब करते, तो फिर हमको उससे क्या मिलता है, सैलरी। तो हर बिजनेसमैन बिजनेस से सैलरी के रूप में भी कुछ पैसा चार्ज करता है। फिर बिजनेसमैन कहता है कि देखो हमने इतना रिस्क उठाया, इतना टेंशन लिया, इतना भारी काम होता है बिजनेस को रन करना, आप लोग समझते ही होंगे, तो उसके बदले में जो बचा कुछ है वो है प्रॉफिट। तो अगर कोई बिजनेस, जैसे किसी बिजनेस के हम लोग पेयर बनाते हैं, उसमें अगर ऐसा देखा जाता है कि हमको 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, हम तो बड़े खुश, अरे 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, कमा लिया। मगर अपने लोगों को उसको इवेलुएट सही तरीके से कैसे करते हैं, हमने ये देखा कि हमने 25 लाख रुपए तो बिजनेस के लिए लगाया, तो 25 लाख रुपए जो हमने बिजनेस के लिए लगाया उसमें से हमको 2.5 लाख रुपए का तो ब्याज ही आ जाना चाहिए, तो 2.5 लाख रुपए तो यहां पर चला गया, बचा कितना, 2.5 लाख। अपने लोग जो काम जो कि बिजनेस में जो कि करते हैं, अगर हम वही चीज अगर वही टाइम अगर कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो हमको 20,000 रुपए की तो कम से कम महीने की तनख्वाही मिल जाएगी। तो 20,000 इंटू महीना मतलब कितना हो गया साल भर, 2,40,000। तो अल्टीमेटली हमको बिजनेस करके फायदा क्या हो रहा है, यही हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बिजनेस भी बिजनेसमैन से कहता है कि तुम जब हमसे अपने पैसे पर हमसे ब्याज ले रहे हो, तो जो पैसा तुम बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हो उसका हमें भी तुमसे ब्याज चाहिए, हम भी तुमसे ब्याज लेंगे, जो पैसा तुमने विड्रॉ किया उस पैसे का हमको तुमसे ब्याज चाहिए। तो अब बिजनेसमैन से ब्याज लेता है, क्या चीज का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहां पर हमारे कौन कौन से खाते अफेक्ट होंगे ये समझिएगा। एक तो खाता आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ही अफेक्ट होगा, दूसरा खाता क्योंकि एक कैपिटल को अफेक्ट कर रहा है और कैपिटल को घटाता है एक तरीके से, तो ड्राइंग्स, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस को तो पैसा मिलेगा ना एक तरीके से, वो उसके लिए इनकम है। और ड्राइंग्स इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, किसका पार्ट है आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, इनकम आपका बढ़ गया, और ड्राइंग्स आपका कैपिटल है, कैपिटल आपका। अब जब इनकम आपका बढ़ता है तो फिर क्रेडिट, और कैपिटल आपका घटता है तो फिर, तो एंट्री आपकी बन जाएगी आई होप सो ये क्लियर है सभी लोगों को।
कैपिटल में से भी आप लिख सकते हैं, आप उसको डायरेक्टली कैपिटल में लिख सकते हैं, मगर एंट्रीज यही होती है क्योंकि आपका जब भी कैपिटल घटता है ना तो आप उसको डायरेक्टली कैपिटल से डेबिट नहीं करते हो, आप उसको पहले किससे लेकर के जाते हो, ड्राइंग्स, और फिर अल्टीमेटली ड्राइंग्स को जाकर किससे एडजस्ट कर देते हो, कैपिटल से। अल्टीमेटली अपने कैपिटल उतना ही आ जाएगा, मगर आप उसको एडजस्टमेंट किसके थ्रू करते हो, ड्राइंग्स के थ्रू। आई होप सो ये बात क्लियर हो गया होगा। इज देयर एनी अदर एंट्री, लास्ट वन एंट्री अगर किसी को पूछना है तो फिर कुछ, अगर कुछ बोलना हो या कोई चाहता हो कोई एंट्री करके दिखाई, नहीं तो फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट हमारे फंडे पर आते हैं, क्या, लेजर। दो चीजें आना चाहिए, जनरल आ जाएगा तो फिर लेजर अपने आप ही आ जाएगा, लेजर में कुछ है नहीं, मगर आप लेजर बनाते कैसे करके एक बार मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा चीजों को वो भी आप लोग को रिकॉल करवा दो। तो जितनी भी एंट्री जैसे हम लोगों ने पास किया, जैसे आपने एक एंट्री पास किया रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, जितनी भी एंट्री आप पास करोगे ये सब का सब आपका लेजर्स में भी जाएगा। जैसे ये रेंट के लेजर में भी जाएगा और आउटस्टैंडिंग रेंट के भी लेजर में जाएगा। अच्छा, जब ये रेंट के लेजर में जाएगा तो फिर कैसे होगा, आप रेंट के डेबिट साइड में लिखोगे, किस साइड में लिखोगे, रेंट का, आप रेंट का लेजर बनाओगे, और डेबिट साइड में लिखोगे टू आउटस्टैंडिंग रेंट, और एक और आप लेजर बनाओगे ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट को क्योंकि आपने क्रेडिट किया था, क्या किया था, तो उसके क्रेडिट साइड लिखोगे, ये साइड लिखोगे आप, क्रेडिट साइड क्या लिखोगे आप, बाय रेंट अकाउंट। आई होप सो ये सभी लोगों को क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, हम ऐसे ही करके लेते आते हैं। अच्छा, कोई मुझे अगर अपना ऐसे है, मान लो कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई जेड, मान लो एक ये एंट्री है हमारी, ठीक है। अब इसको अगर हमको लेजर पोस्टिंग करना है स्टूडेंट्स तो फिर कैसे करेंगे, कंपाउंड एंट्री होती है, कंपाउंड एंट्री क्या होती है आप लोगों को पता ही है, क्या, सब एक साथ बोल दिया, नहीं, एक डेटा और एक कॉमन अकाउंट जब इन्वॉल्व होता है क्योंकि दो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड उसको हम कंबाइन आधा करेक्ट है, सेम डेट पे कोई एक कॉमन अकाउंट। अब ये भी आधा करेक्ट है। एक ही दिन पर एक से ज्यादा अकाउंट, एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन अगर होते हैं, एक ही दिन पर अगर एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं जिनमें कोई एक कॉमन खाता डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, तो फिर उसके लिए हम लोग एक कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हैं, एक कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं, जिसमें कि दो चीजें बहुत जरूरी है, एक ही डेट पर हो रहा हो और एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन में कोई एक कॉमन खाता डेबिट या क्रेडिट हो। तो ये कंपाउंड एंट्री है। इस कंपाउंड एंट्री के लेजर पोस्टिंग कैसे करते होगे हमको ये बताइए। ऐसे हम बनाएंगे तीन लेजर्स, एक बनाएंगे कैश, एक बनाएंगे क्या, बैड डेब्ट्स, और एक हम लोग क्या बनाएंगे, एक्स वाई। सॉरी, कैश को आपने डेबिट किया है तो उसके डेबिट साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2xyz। अमाउंट कितना लिखेंगे, सामने वाला खुद का 5000, ठीक है। फिर बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स के भी डेबिट साइड लिखोगे, क्या लिखोगे, कितना लिखोगे,
फिर XYZ है बाय कैश और बाय, ठीक है। अच्छा मैं ना, आप लोग जैसे ऐसे ही बोल रहे हो, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3-4 अकाउंट्स हो जाते हैं, मतलब यहां पर भी तो खाता डेबिट है, तो खाता यहां पर भी मान लो क्रेडिट, ऐसा कुछ है। इसका तो मैं मानता हूं कि ऑलमोस्ट सब लोग आप कर लो क्योंकि आप लोग सेफ फाउंडेशन के अंदर में, राइट। बट इसको भी करने का ना एक और, इसको भी सोचने का, कई बार अपने को ये भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको भी सोचने का एक और अल्टरनेटिव तरीका है। तरीका क्या है, जैसे कैश टू एक्स, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू XYZ है ना, आप इसको अलग अलग एंट्रीज बना लीजिए। इसको दो, क्योंकि दो एंट्रीज का कंबाइंड क्या हुआ है ना, जब सोचिए तो फिर दो एंट्रीज के रूप में सोचिए, कैश अकाउंट डेबिट टू XYZ कितना, और दूसरी सोचिए इसको दो अल्टरनेटिव एंट्रीज के रूप में सोचिए, एक नहीं दो, कैश अकाउंट डेबिट टू XYZ और बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू XYZ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो, आप बनाना, अब लेजर पोस्टिंग करना बहुत इजी हो जाएगा। जब आपके पास में दो खाते डेबिट और दो खाते क्रेडिट हैं, ऐसा भी कभी कभी होता है, या दो खाते डेबिट और 3 खाते क्रेडिट हो जाते हैं कभी कभी, ऐसा भी कभी कभी आप लोग बनाते हैं। तो उन सब केसेस में अलग अलग एंट्री अगर बना लेंगे ना एक बार, तो फिर पास करना इजी हो जाएगा। हालांकि मैं पर्सनली कंपाउंड एंट्रीज को नहीं मानता, मतलब हम जब भी आप लोग कभी जब चीजें सिखाएंगे, आप लोग देखेंगे कि हम कंपाउंड एंट्रीज बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं। आई ऑलवेज प्रेफर टू पास अ सिंपल सिंगल जर्नल एंट्री, बिकॉज वो आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, राइट। अच्छा, कल से क्योंकि मुझे BRS पढ़ाने में, BRS का इंट्रो नहीं दे रहा हूं आप लोग को, बट कर मैं आप लोगों को एक कैश बुक का इंट्रो दे सकता हूं, तो कैश बुक हमारा एक डिफरेंट पार्ट हो गया। तो कैश बुक क्या होता है स्टूडेंट्स, अरे बताइए। कैश बुक एक सब्सिडरी बुक होता है, एक ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री होता है। अच्छा, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री क्या होता है, जिसमें ट्रांजेक्शंस पहली पहली बार रिकॉर्ड होते हैं। अच्छा, लेजर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री, एनीवन? सॉरी, प्रिंसिपल बुक लेजर्स को इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन एक जगह पर लेजर के अंदर में ही रिकॉर्ड होते हैं। एक जैसे ट्रांजैक्शन एक जगह पर लेजर के अंदर में रिकॉर्ड होते हैं। जैसे आपने सपोज करो राम का अकाउंट बनाया, अब राम से जुड़े हुए जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सबके सब कहां पर रिकॉर्ड होंगे, राम के लेजर में। आपने अगर बैड डेट्स बनाया, आपने लेट से कोई सभी आपने फिक्स एसेट से कोई अकाउंट बनाया, तो फिक्स एसेट से जुड़ा हुआ जितना भी खाता है, जितना भी अकाउंट्स, जितना भी आपकी एंट्रीज होंगी, जितना भी उसमें हुआ होगा, वो सब का सब अल्टीमेटली कहां पर रिकॉर्ड होगा, फिक्स एसेट्स में। तो दैट इज व्हाई वी क्रिएट लेजर्स, क्योंकि इट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, और जहां पर एक जैसे ट्रांजेक्शंस को हम एक साथ रिकॉर्ड करते हैं, हर एक जैसे ट्रांजेक्शन को एक जगह पर रिकॉर्ड करते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ लेजर, उसको प्रिंसिपल बुक हम लोग कहते हैं, राइट। अच्छा, एक सवाल और, जैसे अभी आपने कहा तो सब्सिडरी बुक और उसमें क्या अंतर होता है लेजर के अंदर में। जैसे अगर हम बताएं सेल्स बुक, तो क्या सेल्स बुक में सेल्स से जुड़े हुए सारे के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होते हैं, होते हैं ना कि नहीं होते हैं, नहीं होते। सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होता है, सिर्फ क्या रिकॉर्ड होता है, कैश सेल्स कहां पर रिकॉर्ड होता है, कैश बुक में। इसीलिए सब्सिडरी बुक जैसे आपके सेल्स बुक, परचेज बुक, इनको हम लोग प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं कहते। प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स सिर्फ और सिर्फ आपका लेजर कहलाता है। कैश बुक एक ऐसा किताब है जो कि सब्सिडरी बुक भी है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी है, मतलब उसमें ट्रांजेक्शन पहले पहली बार रिकॉर्ड होता है एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस, एज वेल एज इट इज अ प्रिंसिपल बुक एज वेल। प्रिंसिपल बुक कैसे, कैश से जुड़ा हुआ जितना भी ट्रांजेक्शन है वो कहां पर रिकॉर्ड होगा, कैश बुक के अंदर में। आई होप सो ये क्लियर है सभी लोगों को, राइट। अब जब आप लोग कैश बुक बनाते हैं तो फिर कैश बुक बनाते समय आप यहां पर 3 कॉलम भी बना सकते हैं, कभी कभी डबल कॉलम भी बनता है, कभी कभी सिंगल कॉलम भी बनता है। 3 कॉलम कौन कौन सा, कैश, बैंक, डिस्काउंट। सिमिलरली
यहां पर भी कैश, बैंक और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ऑब्वियसली अपने लोग जो कैश बुक बनाते हैं, ये कैश बुक जो हम बना रहे हैं, क्योंकि बैंक तो हमारे लिए एसेट है, तो जब भी बैंक में पैसा आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। जब भी आपको पैसा आएगा तो फिर आप बैंक में क्या करोगे? डेबिट। और जब भी बैंक से पैसा अगर जाएगा, क्रेडिट करोगे। क्या करोगे आप इसको? क्रेडिट। अच्छा, जब हम लोग बैंक की बात करें, बैंक भी क्या, जैसे हमने एक खाता बैंक का बना कि हमारा कितना पैसा बैंक में जमा है, क्या बैंक भी हमारे नाम से कोई खाता बनाता होगा? पासबुक। वो भी एक पासबुक हमारे लिए बनाता है। अच्छा, जब बैंक हमारे लिए पासबुक बनाता है तो फिर वो क्या देखता है? उसके लिए हम एक लायबिलिटी है। हमारे लिए बैंक एक एसेट है, मगर बैंक के लिए हम क्या है? तो हम जब बैंक में जब पैसा जमा कर रहे हैं तो फिर उसकी उधारी बढ़ रही है, उसको उतना पैसा हमको देना है। तो हम जब पैसा बैंक में जब जमा करते हैं फिर हम तो उसको डेबिट करते हैं, मगर बैंक क्या करेगा? और हम जब बैंक से जब पैसा जब विड्रॉ करते हैं तो फिर हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। मगर बैंक के लिए वो उसकी लायबिलिटी घट रही है। लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो फिर क्या होना चाहिए? डेबिट। तो बैंक हमें क्या करता है? डेबिट। बैंक जब हमें जब पैसा जब पे कर देगा, हम जब पैसा जब अपना जब बैंक से विड्रॉ जब कर देंगे तो फिर बैंक हमें डेबिट कर देगा। आई होप सो ये सभी लोगों को क्लियर है, राइट? इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग कल बीआरएस समझेंगे। अब इससे ज्यादा मैं बोलूंगा तो बीआरएस का कंसेप्ट ही बोल दूंगा, राइट? तो बीआरएस हम लोग कल देखेंगे। बीआरएस कितने लोगों को कठिन लगता था ड्यूरिंग देयर क्लास 11th? ठीक है, कल हाफ एन आवर में बीआरएस का चैप्टर खत्म। कितने घंटे में? क्वेश्चंस रहेंगे मगर चैप्टर आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। चैप्टर का जो बेसिक्स है वो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। अब हम लोग उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? सर क्वेश्चंस लगाएंगे, राइट? मगर जो बेसिक चीज है जो बीआरएस का, वो आधे घंटे के अंदर मतलब खत्म हो जाएगा, राइट? तो कल मिलते हैं हम लोग बीआरएस के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।